अब हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स की, डिफरेंशिएशन की। पहले एक बार लिमिट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो एक क्विक रिकैप अगर मैं दूँ तो लिमिट्स में हमने क्या किया था, हमने एक फंक्शन लिया था x² - 1/x-1। इस फंक्शन में जब हमने 1 डाला इनपुट तो हमें जो आंसर मिला था वो मिला था 0/0, 0/0 का आंसर मिला था, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मैथ्स को नहीं पता कि 0/0 क्या है, तो बेसिकली हम इनपुट में 1 नहीं रख पाए थे। फिर हमने सहारा लिया था लिमिट्स का। लिमिट्स का सहारा क्यों लिया था, हम डायरेक्टली 1 तो नहीं रख पाए, लेकिन हमने 1 के काफ़ी करीब वाली इनपुट्स रख के हमने ये जान लिया था कि अगर हम 1 रख पाते ना तो हमारा आंसर 2 आता। या फिर अगर हम अपनी जो इनपुट्स हैं, हमने इनपुट्स क्या ली पहले 0.9, फिर 0.99, 0.999, ये इनपुट्स लेते लेते हम क्या पहुंच गए 1 के धीरे धीरे और करीब पहुंच गए। जैसे जैसे हमारी इनपुट्स 1 के करीब पहुंची, उससे हमें ये आइडिया हो गया कि हमारी आउटपुट भी जो है वो 2 के करीब पहुंचती जा रही है। तो लिमिट से हमें क्या सहारा मिल गया, हम ये तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, वो हम अभी भी नहीं कह सकते लिमिट्स के यूज़ के बाद भी, लेकिन हमें एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम 1 डाल पाते तो आंसर 2 आता, या अगर हम अपनी वैल्यूज़ 1 के करीब ले जाएंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, 2 के करीब पहुंच जाएगा। ये आइडिया हमें लिमिट्स ने दिया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कहाँ से बने। बेसिकली डेरिवेटिव्स बनाए थे न्यूटन और लेबनीज़ नाम के। न्यूटन तो हमें पता ही है, और लेबनीज़, इन दो बंदों ने, इनकी दो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते इन्होंने डेरिवेटिव्स बना डाले, दोनों ने ही अलग अलग। तो हम इसी को ही, डेरिवेटिव्स को ही समझने की आज कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम लेबनीज़ को यूज़ करके समझेंगे, क्योंकि न्यूटन का वे थोड़ा फिज़िक्स वाला है, उससे मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, तो मैं लेबनीज़ वाला मेथड डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं अपना डेरिवेटिव्स। अब दुनिया में ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसको चढ़ना सबसे मुश्किल है? जाहिर सी बात है, हम लोग क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। लेकिन ये जवाब गलत है। सबसे मुश्किल पहाड़, सबसे ऐसा पहाड़ जिसको चढ़ना सबसे मुश्किल है वो है K2, जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखो, ये लेफ़्ट साइड पे है माउंट एवरेस्ट, ये ज़्यादा टेढ़ा है। दूसरी तरफ है K2 जो ज़्यादा उठा हुआ है ना। अब कई पहाड़ ऐसे होते हैं ना जिनको चढ़ते चढ़ते ऐसा लगता है कि है, ये ऐसा लगता है जैसे हम सीधी दीवार को ही चढ़ रहे हैं, जबकि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिनको चढ़ते वक्त पता ही नहीं चलता, हम ऐसे चलते जाते और ऊपर तक पहुंच जाते हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट दूसरे टाइप के पहाड़ों में से एक है। चढ़ना मतलब चढ़ना आसान नहीं है, चढ़ना बहुत मुश्किल है, बट K2 को चढ़ने से तो काफ़ी आसान है, क्योंकि K2 को चढ़ते वक्त एकदम नानी याद आ जाती है। ऐसे टाइप वाला पहाड़ है K2, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का झुकाव ज़्यादा है, जबकि K2 ज़्यादा उठा हुआ है। अब ये जो झुकाव और उठाव है, ये लाता है हमें स्लोप के कंसेप्ट पर। स्लोप, मैथ्स में ये कंसेप्ट स्लोप है, हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है। स्लोप बेसिकली एक मेजर है कि एक लाइन कितनी ज़्यादा उठी हुई है। जैसे लेफ़्ट साइड पे जो लाइन है ये ज़्यादा उठी हुई है तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, राइट साइड पे जो लाइन है ये ज़्यादा झुकी हुई है तो इसकी स्लोप कम है। अब स्लोप का फॉर्मूला अगर याद हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1, है ना। यानी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारा ये फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को 1 मिनट डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना स्लोप का, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। स्लोप का ही एक एक्सटेंडेड कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स फाइंड करना, ठीक है। तो समझते हैं, ये एक ग्राफ है मेरे पास, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन क्या है, y = x + 6। अब हमें पता है कि हम किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइंस आती है, जैसे कि इस केस में कुछ टेढ़े मेढ़े आते हैं, कर्व वगैरह घूमे फिरे आते हैं, है ना। ये एक लिया मैंने फंक्शन, ठीक है ना। फिर 2 पॉइंट्स लिए मैंने, 4, 10 और 6, 12।
अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगी, 12 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 4, जो कि बेसिकली आएगा 2/2 यानी कि 1। इसकी स्लोप है 1। अब अगर किसी फंक्शन की स्लोप 1 है, अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन की स्लोप 1 है, तो उसका क्या मतलब है, मैं आम भाषा में उसका क्या मतलब निकालूँ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एक साल में तुम्हारे पास, पिछले साल तुम्हारे पास 10,000 रुपये थे, इस साल तुम्हारे पास 20,000 रुपये है, इस साल के दौरान तुमने कितने पैसे कमाए, कैसे पता करोगे, 20,000 में से 10,000 माइनस करके ही तो पता करोगे कि इस साल का कितना कमाया। पिछले साल 10 थे, इस साल 20 हो गए, मतलब 20 में से 10 माइनस करोगे तो इस साल का निकल आएगा। वही हम इसमें भी कर रहे हैं। हम क्या पता कर रहे हैं, जब हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के अलग अलग y कोऑर्डिनेट्स हैं, हम एक y कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारी जो y की वैल्यूज़ में चेंज हुआ है ना। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पर थी, इस पॉइंट में ये लाइन ऊपर पहुँच गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि y की वैल्यू में चेंज तो हुआ है। वो चेंज कितना हुआ है कैसे पता करेंगे, ये 12 है, ये 10 है, 12 में से 10 माइनस करके ही तो पता करेंगे ना कि अच्छा 2 यूनिट्स का चेंज हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। सेम वे में हम x के साथ भी करते हैं, x की वैल्यूज़ में भी तो चेंज हुआ है ना, सिर्फ y की वैल्यूज़ में थोड़ी चेंज हुआ है। x की वैल्यूज़ भी 4 थी, यहाँ पे 6 हो गई, 6 में से 4 गया, मतलब इसकी वैल्यूज़ में भी 2 चेंज हुआ है, 2 यूनिट्स का फ़र्क आया है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, डिवाइड करने का बेसिकली हमारा मतलब जो है, जो मकसद है हमारा, वो ये हुआ कि हमने डिवाइड कर लिया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y2 माइनस y1 क्या था, y में कितना बदलाव हो रहा है वही तो था। मैंने बेसिकली y में जितना बदलाव हो रहा है उसको डिवाइड कर लिया x में जितना बदलाव हो रहा है उससे मेरे पास एक रेशियो आ गया, जो कि इस केस में, इस ग्राफ के केस में है 1, जो कि स्लोप है। अब स्लोप के 1 होने का मतलब क्या है, स्लोप के 1 होने का मतलब ये है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x जो है वो 1 आ रहा है। y में बदलाव और x में बदलाव का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है। यानी कि स्लोप हमें क्या बताता है कि अगर x में 1 यूनिट का बदलाव हो, x 1 यूनिट बढ़ जाए, तो क्योंकि इसकी स्लोप 1 है मतलब y भी 1 यूनिट ही बढ़ेगा। बेसिकली स्लोप क्या बताता है कि अगर x की वैल्यूज़ में अगर मैं 1 यूनिट का बदलाव करूं, तो y की वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा बदलाव होगा, क्या वो बदलाव उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें x में हो रहा है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाती हूँ, तो हो सकता है कुछ ग्राफ्स में y की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जाए, जैसे कि इस केस में स्लोप 1 है तो 1 यूनिट y की वैल्यू बढ़ गई। कुछ में हो सकता है कि y उल्टा ही घट जाए, कुछ में हो सकता है कि y बढ़े लेकिन 3.5 टाइम्स बढ़ जाए, 3.5 गुना बढ़ जाए पिछली वैल्यू से। तो स्लोप हमें बेसिकली क्या बताता है, अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन का, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 1 है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे y की वैल्यूज़, कि अगर हम x की वैल्यू 1 यूनिट बदलते हैं तो y की वैल्यूज़ में कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है। बेसिकली अगर हम इनपुट बदलते हैं तो इनपुट के बदलने से आउटपुट में कितना ज़्यादा चेंज आता है, वो है हमारा स्लोप। और ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि देखो इनपुट को हम टाइम टू टाइम बदलते ही रहता है फंक्शन की इनपुट को। अगर हम सपोज़ हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम कॉस्ट फंक्शन लें, बेसिकली एक ऐसा फंक्शन लें जिसमें सपोज़ y इज इक्वल टू x प्लस 6 हमारा एक कॉस्ट फंक्शन है। इसमें अगर हम x जो है, इनपुट जो है, वो एक चीज़ की प्राइस मान लें, और जो हमें आउटपुट है वो ये बता रहा है कि डिमांड कितनी होगी उस चीज़। मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं फंक्शन में इनपुट ये रखूँ कि मैंने इस चीज़ का दाम 10 रुपये रखा, तो मुझे आउटपुट ये मिलेगी कि 10 रुपये दाम रखने पर इस चीज़ को कितने लोग ख़रीदना चाहेंगे, है ना।
अब मैं क्या करूँगी, मैं उसमें बार बार अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखना पसंद करूँगी कि अगर अभी मैंने 10 रुपये डाला तो मुझे आंसर क्या मिला कि 5 लोग खरीदना चाह रहे हैं, अगर मैं 12 रुपये इसका प्राइस कर लूँ तो 4 लोग खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे हम वैल्यूज़ इनपुट जो है बार बार बदलेंगे। तो स्लोप हमें बेसिकली यही बताता है कि अगर आप बार बार मैं इनपुट्स रखूँ, फिर बार बार उसके हिसाब से फंक्शंस इतने ही सिंपल तो नहीं होते हर बार कि x+6 करके y की वैल्यू आ गई, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हर बार तो मैं ये नहीं कर सकती ना कि मैं x की इनपुट डाल रही हूँ और y का मेरे पास आंसर निकाल रही हूँ। तो स्लोप से एक कन्वीनियंट मेथड ये क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि इस फंक्शन की स्लोप 1 है, मतलब अगर मैं x को 1 यूनिट बढ़ाऊँगी तो y की वैल्यू भी 1 यूनिट बढ़ जाएगी। तो बेसिकली स्लोप हमें ये बताता है कि अगर मैं इनपुट की वैल्यू में चेंज लाती हूँ तो मेरे पास आउटपुट की वैल्यू में कितना चेंज आता है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई स्ट्रेट लाइन की, लेकिन दिक्कत क्या है कि दुनिया काफ़ी टेढ़ी सी चीज़ है, गोलमाल है दुनिया। तो हर कर्व तो हर फंक्शन का ग्राफ तो इतना स्ट्रेट सा होता नहीं है। ये था हमारा 11th का कंसेप्ट स्लोप का। अब हम आ जाते हैं 12th के कंसेप्ट पर, जो कि सिंपल सा ही है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक लेवल आगे है, एक स्टेप आगे है बेसिकली कहूँ तो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ग्राफ्स आएंगे वो इस फॉर्म के आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म के आएंगे बेसिकली हमारे पास जो भी कर्व्स हैं, क्योंकि देखो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि ये अगर मैं स्पीड के टर्म्स में कहूँ, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पढ़े थे 9th क्लास में, तो ये क्या होता था, एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लॉट करते थे, वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को प्लॉट करते थे। स्लोप निकालने से हमें स्पीड पता चल जाती थी, क्योंकि स्लोप से हमें यही तो पता चलता है कि वाई की वैल्यूज़ कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब कि अगर हम एक्स में बदलाव करते हैं तो उसके हिसाब से, वो जो उसके हिसाब से है ना, उसको ही विद रिस्पेक्ट टू कह देते हैं। तो उसके हिसाब से वाई की वैल्यूज़ कितनी चेंज होंगी, मतलब बेसिकली टाइम अगर बदल रहा है तो उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना बदलेगा। तो टाइम अगर जितना बदल रहा है उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना बदलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, आम भाषा में स्पीड कहते हैं। अगर टाइम 2 घंटे है और डिस्टेंस हमने 50 किलोमीटर कवर किया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, और यही जो 25 किलोमीटर पर आवर है, यही तो हमारी स्पीड है। तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की जो स्लोप होती है वो होती है स्पीड। क्यों? क्योंकि वो हमें बताती है कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है वक्त में चेंज होने के साथ। अगर वक्त 2 घंटे हो जाता है और डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर किया हमने, तो हम जब उसकी जो स्लोप निकालेंगे वो आएगी 50/2 आएगी ना, तो 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर हम 2 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 घंटे में हम ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई कांस्टेंट स्पीड की। अगर हम गाड़ी एक ही स्पीड पर चलाते रहें, अगर हम 1 घंटे में 25 किलोमीटर ही कवर करें, 2 घंटे के लिए भी, 3 घंटे के लिए भी, हर घंटे हम 25 किलोमीटर ही जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसे चलते हैं असल में सड़कों पे? क्या हम एक ही स्पीड पे चलते हैं? हमेशा 60 की स्पीड पर ही चलते हैं, कभी 75 पे भी चलते हैं, कभी सामने पुलिस वाला दिख जाए तो गाड़ी की स्पीड कम भी कर लेते हैं, कभी ट्रैफिक लाइट होती है तो रुकना भी पड़ जाता है। तो असल ज़िंदगी में जो ग्राफ्स होते हैं वो इतने सीधे नहीं होते, है ना, टेढ़ी होती है ना हर चीज़ असल ज़िंदगी में। ऐसे होते हैं असल ज़िंदगी के ग्राफ्स, कभी बढ़ेगी स्पीड, कभी घटेगी, फिर बढ़ेगी। ये जो लाइन है ना, ये लाल वाली, ये स्पीड है, बढ़ेगी भी, घटेगी भी, बढ़ेगी भी। ठीक है, अब हमें ये पता करना हो अगर कि इस लाइन की, मतलब अगर हमें ये तो हम पता कर सकते हैं कि अगर सीधी लाइन होती तो हम स्लोप के कंसेप्ट से ये पता कर लेते कि x की वैल्यूज़ में अगर चेंज हो रहा है तो y की वैल्यूज़ में कितना चेंज होगा। लेकिन अगर हमारी लाइन ही टेढ़ी हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर हमारी x की वैल्यूज़ में जितना चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू में कितना चेंज होगा। अब उसका भी हमारे पास जवाब है। ये ले लिया हमने 2 पॉइंट्स, दिख ही रहे होंगे, ब्लू पॉइंट्स लिए हुए हैं उसने, और
हम क्या करते हैं, अब क्योंकि टेढ़ी लाइन की हम स्लोप तो निकाल नहीं सकते, तो हमें जिन 2 पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकालनी होती है ना, हम उसके बीच में एक लाइन, हमें जिन 2 पॉइंट्स के बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होता है ना, स्लोप मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू बदल रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी बदलेगी। यही हम डिफरेंशिएशन में भी पता करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू में चेंज लाती हूँ तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो बट वो उसका एक एक्सटेंडेड स्टेप होता है। क्या एक्सटेंडेड स्टेप होता है वो अब समझेंगे, जब हमें पूरा एवरेज रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि y की वैल्यू में x की वैल्यू को चेंज करने पर कितना बदलाव आएगा, वो कंसेप्ट क्लियर है, डन है वो। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन में ऐसा क्या खास है, वो क्यों स्लोप से अलग है। अब हमारे कर्व्स तो हो गए टेढ़े मेढ़े, पर अभी भी हमें इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमें जब भी इनकी स्लोप निकालनी हो ना, इनका ये पता करना हो कि y की वैल्यू में कितना चेंज होएगा, अगर हम x की वैल्यू में चेंज ला दें तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या पता चल जाता है, हम उस सीधी लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ, ये कर्व यहाँ से जा रहा है, ऐसे होके जा रहा है, या फिर ये लाइन थोड़ी सी ऐसे हमने बना ली, ये लाइन खुद से ही बना ली और हम उस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है उस फंक्शन का। तुम सोचोगे कि जा तो ये ऐसे गोल में रहा है, तो फिर लाइन की स्लोप से हमें कैसे आइडिया मिलेगा, क्योंकि देखो ये लाइन जो है ना, उसका मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया बता देती है हमें, ठीक है। एक काफ़ी क्लोज का आइडिया बता देती है कि अगर तुम y की वैल्यू में चेंज करोगे ना, तो तुम्हारी x की वैल्यू में चेंज 5 गुना x की वैल्यू y की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर तुम x की वैल्यू में चेंज करोगे। ऐसा आइडिया ये हमें लाइन की स्लोप दे देती है। तो चलो, ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अब दिक्कत क्या थी, अब न्यूटन का दिमाग ना थोड़ा ज़्यादा ही चलता था, संतुष्ट नहीं हुआ वो इससे भी। उसने कहा चलो ये बात तो ठीक है। अब उसने कहा कोई भी अगर हम बॉल गिरते हैं तो हमें दिखता है कि बॉल की स्पीड ना जब हम फेंकते हैं तब थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे जैसे वो ज़मीन के पास जाने लगती है ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब 9th क्लास में ये तो हमने पढ़ा कि ये होता है ग्रेविटी, महाशय के कारण, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि सपोज हम, जैसे ये सेब गिरा है, अगर मैं इस पेड़ की टहनी को जिससे ये सेब गिरा उसको A नाम दे दूँ, ज़मीन को B नाम दे दूँ, अगर ये बीच वाला जो पॉइंट जिस पे अभी ये सेब है उसको मैं C नाम दे दूँ, अगर मुझे ये पता करना हो कि C पॉइंट पर, एग्जैक्टली C पॉइंट पर अभी इस सेब की क्या स्पीड है, तो बोलोगे क्या दिक्कत है उसमें, वो तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है स्पीड का, उससे कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हमें एवरेज स्पीड पता चलती है। एवरेज स्पीड समझते हो, मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये सेब यहाँ तक गिर गया 2 मिनट में, और कितने मीटर, और यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस था 2 मीटर का, तो मतलब ऑन एन एवरेज उसने 1 मिनट में 1 मीटर कवर कर लिया होगा। लेकिन क्या इससे हमें एग्जैक्ट स्पीड पता चलती है? नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या समझा कि एग्जैक्ट स्पीड तो ऐसी नहीं होती, एग्जैक्ट स्पीड तो बदलती है। क्योंकि एग्जैक्ट स्पीड क्या होती है, इधर जब सेब होगा, जब जहाँ पर मेरा कर्सर है अगर दिख रहा हो, इधर जब सेब होगा तो स्पीड कम होगी, इधर बढ़ जाएगी, इधर और बढ़ जाएगी। जितना वो ज़मीन के पास जाता है उतनी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उतनी ग्रेविटी की फोर्स बढ़ जाती है। ग्रेविटी बोलती है आ जा मेरे पास आ जा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड तो इस पता चल गई हमें सेब की 1 मीटर पर मिनट है, 1 मिनट में वो 1 मीटर कवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट स्पीड पता करनी हो कि इस मोमेंट पर उसकी कितनी स्पीड है, कैसे पता करूँगी मैं? स्यापा पड़ गया यहाँ पे तो, बट उस स्यापे का भी सल्यूशन है। कैसे सल्यूशन है? अब देखो, अगर हम मैथमेटिकली कहें कि इस पॉइंट पर सेब की कितनी स्पीड है उसको मुझे पता करना है, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि मैथ्स में हमें कुछ भी पता करना हो ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम हो गया है, इधर आ गया डिस्टेंस, ये हमारा, सपोज करो कि ये हमारा ग्राफ बना एप्पल की स्पीड का,
ठीक है, अब ये एप्पल की स्पीड का ग्राफ बन गया। अब क्या होगा, अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर एग्जैक्टली सपोज करो ये x1 लिखा है यहाँ पर, सपोज करो कि x1 है 2 मान लो x1 को, तो एग्जैक्टली ये कौन सा ग्राफ है, टाइम वाला है ना ये इधर, तो मतलब एग्जैक्टली जब 2 मिनट थे, जब 2 मिनट एग्जैक्टली हुए सेब को गिरते हुए, उस वक्त एग्जैक्टली 2 मिनट जब बज गए घड़ी में, उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, कैसे पता करें? हमें क्या पता चल जाएगा, हमें टाइम पता चल जाएगा उस वक्त। हमें उस वक्त का हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, उस वक्त वो कितने डिस्टेंस पर था। मतलब बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे मैं इससे समझाती हूँ, ठीक है ना। अब हमने दूसरे पॉइंट की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म कर दी। हमने कहा कि हमें पता करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इस मोमेंट उसकी स्पीड क्या है। अगर मैं बोलूँ कि एक रॉकेट हमने लॉन्च किया 2:30 बजे लॉन्च किया, 2:45 बजे उसकी एग्जैक्ट स्पीड उस वक्त कितनी होगी, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे हम? यही था न्यूटन का सवाल। और न्यूटन ने जब इस सवाल का जवाब दिया ना, तो हमारी पूरी दुनिया बदल गई। दुनिया क्यों बदल गई? क्योंकि मैथ्स में 2 चैप्टर और ऐड हो गए, और रॉकेट्स जो आज चलते हैं वो कैलकुलस के कारण चलते हैं। इकोनॉमिक्स में जो मॉडल्स बनते हैं, जो हम पढ़ेंगे मैक्रो में हैं, वो भी, और इको ऑनर्स में भी हैं वो आगे, तो वो भी कैलकुलस के कारण चलते हैं। और बेसिकली जितने भी ब्रिजेस हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, ये सब रॉकेट चलते हैं, ये सब कुछ कैलकुलस के कारण ही आज एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ये सब कुछ इस सवाल के जवाब के कारण ही एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो ये शायद होता ही ना। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब उसने निकाला कैसे, ये हम पता करेंगे अगले वीडियो में।